गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट जो हम यूनिट स्टार्ट कर रखी, इसका लास्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इसके अंदर वी नो दैट व्हेन हम इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू कंडक्टर, जब कोई कंडक्टर मान लो आपको दे रखा है, उसके अंदर हम यदि करंट पास करते हैं तो कंडक्टर कुछ समय के बाद में क्या होगा, आपका गर्म हो जाता है। कुछ समय के बाद में क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट किस में हो रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। तो कोई कंडक्टर है मान लो, उसमें हम करंट पास कर रहे हैं, करंट का मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी उसमें सप्लाई की, और वो कन्वर्ट किस में हो रही है, हीट के अंदर गर्म हो जाता है कंडक्टर वो। तो इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक आयरन है, जैसे गीजर हो गया, जैसे उसमें हम करंट पास करेंगे क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में उसकी कन्वर्ट हो रही है। After some time, Joule studied that the heat developed in a conductor depends upon the following factors. कोई मान लो स्पेस के बाद में एक साइंटिस्ट था जूल, उन्होंने इस पे स्टडी किया और उन्होंने बताया कोई कंडक्टर मान लो आपको दे रखा है, उस कंडक्टर के अंदर यदि आप करंट फ्लो किया, कोई कंडक्टर है मान लो, करंट उसमें आपका आई करंट इसमें आपका फ्लो कर रहा है, और उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपको आर दे रखा है। टी टाइम तक उसमें आपने करंट फ्लो किया, टी टाइम तक क्या किया, कोई कंडक्टर है मान लो, उसमें कंडक्टर में करंट जो है आपका कितना फ्लो कर रहा है, आई, रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का आर दे रखा है, टी टाइम तक करंट फ्लो किया। तो इसमें जो हीट डेवलप होगी, हीट जो उसमें डेवलप होती है फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। किसने बताया था, जूल्स ने बताया। हीट प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द स्केयर ऑफ करंट। जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर हीट डेवलप होगी। रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, एक डिपेंड किस पे करेगा, टाइम, कितने टाइम तक आपने उस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो किया। ठीक है, इन तीन फैक्टर्स के ऊपर जो हीट डेवलप होती है कंडक्टर के अंदर, वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, जूल्स ने बताया। कंपेयर करते हैं इसको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कंपेयर करते हो तो क्या होगा, हीट से हीट कंपेयर करोगे, हीट ही आएगा एज प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर आर टी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको डायरेक्टली कांस्टेंट लगा देते हैं, एच इज इक्वल टू के आई स्क्वायर आर टी। हेयर के जो है यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के यहाँ पे आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपका होता है। ठीक है, इसकी हर सिस्टम में इसकी वैल्यू 1 होती है, ऐसा सिस्टम है इस चीज से इसकी वैल्यू 1 होती है। तो हीट के लिए रिलेशन जो होगा, एच इज इक्वल टू आपका ये आ गया आई स्क्वायर आर टी। हीट प्रोड्यूस इन कंडक्टर वो क्या होगी, आई स्क्वायर आर टी। और भी इसके फॉर्मूले आप ड्राइव कर सकते हो। हम जानते हैं ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो आई आर यहां से आपका आ जाएगा, तो यहां से आप कह सकते हो वी आई आ जाएगा, आई आर वी एक आई रह जाएगा, तो वी आई इंटू टी, ये भी हो सकता है फॉर्मूला आपका। ठीक है, वी आई टी भी होता है, या यहां से आई की वैल्यू पुट कर दो, आई क्या होगा, वी बाई आर।
भाई यहाँ से आई की वैल्यू क्या होगी, V बाई आर, इसको यहाँ पुट कर दो, H इज इक्वल टू V, आई की वैल्यू V बाई आर इंटू टी। तो हीट के लिए रिलेशन आपका V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ये भी हो सकता है। ये आपका था इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के अकॉर्डिंग वी कैन से दैट व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक करंट is passed through conductor, after some time the conductor becomes hot. This means electrical energy is converted into heat energy, and this phenomena is known as heating effect of a current. After some time the Joule studied that the heat produced in a conductor depends upon the following factors: scale of current, resistance of conductor, time for which करंट इज फ्लोइंग, कितने टाइम तक उस कंडक्टर में आपने करंट फ्लो किया। ठीक है, इसको कंपेयर करते हो, इसका रिलेशंस आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको पूछ रहे हैं कोई कंडक्टर है, मान लो उसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं, तो हीट जो डेवलप हो रही है उसका रिलेशन क्या होगा, ये आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी वी आई टी, ये आप ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर जो है कुछ आपका ये आता है, जैसे सिंपली ये पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो हम अपने घरों में यूज करते हैं। सेफ्टी डिवाइस क्यों है, क्योंकि जब सर्किट के अंदर यदि स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो कर रहा है, सर्किट में स्ट्रॉन्ग यदि करंट फ्लो कर रहा है, तो सर्किट जो आपका डैमेज नहीं होगा, ये अपने जो अप्लायंसेस जो है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है वो आपके खराब नहीं होंगे। जैसे मान लो क्यों खराब नहीं होंगे, क्योंकि जो फ्यूज वायर जो होता है, फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका, रजिस्टिविटी उसकी हाई होती है, हाई रजिस्टिविटी होती है। इसलिए जैसे उसमें यदि हाई करंट फ्लो करेगा तो वायर वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा और आगे करंट फ्लो करेगा नहीं। इसका मतलब हम कह सकते हैं फ्यूज वायर जो होता है वो आपका एक सेफ्टी डिवाइस है एंड मेड ऑफ टिन लेड अलॉय। एक बात ये भी, किसका बना होता है ये, टिन लेड अलॉय, इससे मिलकर बनता है, जिसके अंदर 63% आपका टिन होता है और 37% आपका क्या होता है, लेड होता है उसके अंदर। ठीक है, तो फ्यूज वायर जो होता है आपका एक सेफ्टी डिवाइस होता है एंड मेड ऑफ द टिन लेड अलॉय। इट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी। सेफ्टी डिवाइस क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही सर्किट में मान लो स्ट्रॉन्ग करंट यदि फ्लो कर रहा है तो आपके जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो आपने यूज किए हुए हैं वो उस टाइम खराब नहीं होंगे, जलेंगे नहीं, क्योंकि वायर जो हमने यूज किया, इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर भी हमने यूज कर रखा है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो फ्यूज जैसे सर्किट के ऊपर लगा होता है, जैसे फ्यूज जो होता है ना आपका बॉक्स के ऊपर लगा होता है, तो करंट ऐसे आएगा तो उससे पहले ही क्या होगा, आपका करंट जो हमने फ्यूज यदि लगा रखा है तो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा, आगे करंट फ्लो करेगा नहीं, तो डिवाइसेस आपके सेफ रहते हैं। ठीक है, ये था आपका इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। ठीक है, अब इसके हम न्यूमेरिकल्स सोल्व करते हैं। न्यूमेरिकल्स जो है इसके हमने अभी किए नहीं है, वो हम अभी आपको करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं इस पे आपको बता रहा हूं, ये चैप्टर वैसे आपका कंप्लीट हो गया, न्यूमेरिकल्स मैं भी सोल्व करता हूं इसके। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले इसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पीस ऑफ वायर, a piece of wire of resistance
R is cut into 5 equal parts. 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. इन पार्ट्स को हमने किस में जोड़ दिया? पैरेलल में जोड़ दिया. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio of R by R dash is, इसको सोल्व करना है. क्वेश्चन दिया हुआ है ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R. एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस R है, उसको 5 इक्वल पार्ट्स में हमने कट कर दिया. 5 इक्वल पार्ट्स में कट करने के बाद में उनको जोड़ दिया पैरेलल के अंदर. पैरेलल में जोड़ने के बाद में उनका नेट रेजिस्टेंस जो कितना आता है पैरेलल के अंदर? R डैश. तो इनिशियल रेजिस्टेंस जो था और बाद में रेजिस्टेंस से दोनों का रेशियो क्या हो, ये हमें इसमें कैलकुलेट करना है. तो सीधी सी बात इसके अंदर है, जब 5 इक्वल पार्ट्स में इसको कट करेगा तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा बता सकते हो? एक रेजिस्टेंस वायर रेजिस्टेंस R है, उसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, तो इसका मतलब एक पार्ट का रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? R/5 के बराबर होगा. तो नेट रेजिस्टेंस आपका बोलो क्या आएगा पैरेलल के अंदर? 1/R डैश, वो आएगा 1/R/5. एक पार्ट जो है उसका R/5 के बराबर होगा. 5 इक्वल पार्ट्स उसके ये होंगे, यही तो होंगे. तीनों पांचों ऐड कर दो, 5 ही आएगा. देख लेना चाहिए आपको, 5 आना चाहिए. ऐड करोगे ना तो ये आएगा. आप सॉल्व कर लेना चाहिए इसको. ठीक है, तो अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं. पैरेलल के लिए फॉर्मूला आप जानते हो, 1/Rp इज इक्वल टू, Rp नहीं लिखा मैंने, R डैश लिखा है, क्योंकि यहां पर पैरेलल के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या कह रहा है? R डैश प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस ये हो गया 5 रेजिस्टेंस. 4 हो गया ना, तो एक और कर लेना भी, तो प्लस 1/R/5. 5 इक्वल पार्ट्स में कटती है, एक पार्ट का रेजिस्टेंस R/5, आगे बढ़ेगा यही सभी का ये रहेगा. तो ये हो जाएगा 1/R डैश इज इक्वल टू 5, आपको न्यूमरेटर में आ जाएगा 5/R 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 5/R. देन 1/R डैश इज इक्वल टू, एलसीएम क्या होगा इसका? R आ जाएगा, और ऊपर कितना आएगा आपका? 25. ये तो आएगा 5 + 5 ऐसे. R डैश की वैल्यू क्या होगी? 1/R डैश है, तो R डैश यहां से आपका आएगा R/25 आ गया. उल्टा कर दोगे इसको. हमें निकालना क्या है? R/R डैश का रेशियो निकालना है. R रेजिस्टेंस R दे रखा है, R डैश हमने निकाल लिया, R/25 ये ऊपर आ जाएगा, इसका हट जाएगा. तो इसका मतलब R/R डैश ये होगा 25:1, ये आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं हम आगे.
अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 volt and 100 watt आगे कह रहे हैं when it is operated on 110 volt. The power consumed will be the power consumed will be निकालना है। कोई बल्ब आपको दिया हुआ है, उस पे रेटेड है, लिखा हुआ है 220 वोल्ट, मतलब उसका पोटेंशियल जो है 220 वोल्ट उस पे लिखा हुआ है और 100 वाट, ठीक है, उसकी पावर कितनी है 100 वाट। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, उसको यदि हम इतनी वोल्टेज पे ऑपरेट करते हैं तो पावर क्या होगी, क्योंकि सीधी सी बात है बल्ब का जो रेजिस्टेंस जो होता है, निक्रोम वायर, बल्ब के अंदर जो वायर होता है उसका निक्रोम वायर हम उसको बोलते हैं, निक्रोम होता है उसका बना होता है, उसका रेजिस्टेंस तो सेम होगा। तो पहली वाली कंडीशन से आप रेजिस्टेंस निकाल लो और पावर के लिए V स्क्वायर बाय R होता ही, क्यों R निकाल लेते हैं पहले हम पहली वाली कंडीशन से। पहली वाली कंडीशन में आपको V दे रखा है कितना 220 वोल्ट और पावर दे रखा है 100 वाट। रेजिस्टेंस इसमें आना चाहिए, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे हम, क्योंकि रेजिस्टेंस इस वोल्टेज पे वो ऑपरेट कर रहे हैं, हम इस वोल्टेज पे जो ऑपरेट करते हैं रेजिस्टेंस उसका सेम रहेगा बल्ब का, इसलिए रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं। पावर के लिए फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाय R, R निकालना है आपको। R क्या आएगा यहां से V स्क्वायर बाय P, V का मतलब 220 बाय P, P का मतलब 100, 22 कितना रहेगा 484। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम, ये रेजिस्टेंस आ गया उसका। और पावर कंज्यूम क्या होगी, ये कह रहा है व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, देन पावर उसकी क्या होगी, तो आप ही फॉर्मूला V स्क्वायर बाय R लगा दो, ये भी ठीक है। पावर के लिए फॉर्मूला क्या होगा V स्क्वायर बाय R, V स्क्वायर का मतलब 110 R कितना है आपका 484, 11 11 121, 21 4 जा 484, ऊपर 100 हो जाएगा 25 हो जाएगा इसका। इसका मतलब पावर उसकी कितनी होगी इस केस में 25 वाट हो जाएगी इसकी। यदि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो बल्ब है उस पे रेटेड ये है और इतने वोल्टेज पे उसको हम ऑपरेट करते हैं तो उसकी पावर क्या होगी, दोनों कंडीशंस के अंदर रेजिस्टेंस आपका सेम रहेगा। तो पहली वाली कंडीशन से रेजिस्टेंस निकाल लो और इसमें पुट कर दो, आप सॉल्व कर देना इसको। एक छोटा सा क्वेश्चन इसी में कर देता हूं और व्हेन, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है व्हेन 12 वोल्ट बैटरी, when 12 volt battery is connected across an unknown resistor,
the current of 2 point there is current of there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of resistance. Find the value of resistance. ठीक है, इसको सोल्व अभी कर रहा हूं मैं इधर, इसको सॉल्यूशन दे करूंगा इसका मैं। क्या कह रहा है? When 12 volt battery is connected across an unknown resistor, एक अननोन रजिस्टर जो है उससे हमने एक 12 वोल्ट की बैटरी को जोड़ा है, तो करंट जो है कितना फ्लो कर रहा है? 2.5 मिली एम्पियर करंट आपको दिया हुआ है। करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और वो दे रखा है 2.5 मिली एम्पियर है। 1 मिली एम्पियर के अंदर हम जानते हैं 10⁻³ एम्पियर होता है, क्योंकि हम एक सिस्टम में यूनिट को रखेंगे, ऐसे सिस्टम में हम लेके चल रहे हैं। करंट ये फ्लो करेगा, बैटरी वोल्टेज कितनी है? 12 वोल्ट। वोल्टेज जो है वो दे रखे 12 वोल्ट। फाइंड द वैल्यू रेजिस्टेंस। तो अननोन रजिस्टर जो है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, आर निकालना है उसका। भाई करंट दिया हुआ, वोल्टेज और रेजिस्टेंस निकालना है। वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर। आर निकालना है। आर क्या होता है? V बाई आई। V दे रखा आपको 12, करंट है 2.5, ऊपर 10 आ गया, और मिली एम्पियर है, ऊपर लिखो 10 की पावर 3 पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सोल्व कर सकते हो। इसको सोल्व करोगे ना, ये मान लो आपका 100 हो गया, यही हो गया, ये तो है 1000 हो गया, ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये आ गया 40, तो 480 तो ये हो गया, और एक और 2 जीरो आ जाएगा, 4800 ओम आपका इसका रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा। ओम है, ओम को ऐसे लिखते हैं हम, सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, तो एक अननोन रजिस्टर था, उसको 12 वोल्ट बैटरी से हमने इसको जोड़ा गया है, तो उस केस में करंट आपका ये फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस निकालना था। V इक्वल टू आई आर। V दे रखा, आई दे रखा, आर निकालना है, इसको आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके अंदर, बाकी कल करेंगे फिर हम। क्वेश्चन अगला दिया हुआ है, ए बैटरी ऑफ 9 volt is connected in series with resistor of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current would flow? How much current would flow? Current would flow through the
through the 12 ohm resistor, through the 12 ohm resistor। इक्वेशन दिया हुआ है, एक बैटरी है, उसको हम 9 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, उसको हमने जोड़ा हुआ है सीरीज के अंदर विद रजिस्टर, नंबर ऑफ रजिस्टर आपको दे रखे हैं। ये करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर, 12 ओम रेजिस्टेंस के अलोंग कितना करंट फ्लो करेगा। एक बात हम जानते हैं, दो रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन जब होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में उनका पाथ सेम होता है और करंट जो है वो सेम फ्लो करता है। इसका मतलब करंट चाहिए, इसके अलोंग पूछे, इसके अलोंग पूछे, सभी रेजिस्टेंस के अलोंग करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, टोटल करंट जो होगा वही फ्लो करेगा हर रेजिस्टेंस के अलोंग। पहले टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा बता सकते हो? टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? 0.2, 0.3, 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो, टोटल रेजिस्टेंस आपका ये आ जाएगा। इन सभी को आप सॉल्व कर लेना, ऐड करोगे ना, लगभग आपका सॉल्व करोगे 13.4 हो जाएगा, 13.4 ओम आ जाएगी टोटल रेजिस्टेंस। बैटरी वोल्टेज दे रखी है 9 वोल्ट। करंट निकालना है, करंट सेम रहेगा सभी, किसी के अलोंग पूछे, इसके अलोंग पूछे, इसके अलोंग पूछे, किसी भी रेजिस्टेंस के अलोंग पूछ रहा है, करंट सेम रहेगा, टोटल करंट ही फ्लो करेगा हर रेजिस्टेंस के अलोंग, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट सेम होता है। लिख देता हूं मैं, सिंस करंट थ्रू each resistance, since current through each resistance is same, so I is equal to क्या होगा, V by R। V दे रखा है 9, R 13.4, ऊपर इसका 0 कर दो, इसको सोल्व कर देना आप, इसको डिवाइड कर दोगे इसको, तो लगभग 0.67 आपका आ जाएगा, 0.67 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा इस पे और भी न्यूमेरिकल्स हैं, उसको हम करेंगे नेक्स्ट पीरियड में। थैंक्स।